बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, तो बच्चों आज के इस टॉपिक के अंदर हम डीबी नॉर्मलाइजेशन देखने जा रहे हैं। डीबी नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ आइडिया आप लोगों को पहले भी इस बारे में काफ़ी मरतबा दे चुका हूँ कि ये क्या चीज़ है। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन हमारे पास आसान अल्फाज में क्या है कि हम इसके थ्रू क्या करते हैं कि ये करते हैं कि हम डेटाबेस में अगर हमारे पास कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई मसाइल आ रहे हैं, उनको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन इश्यूज़ हैं वो क्या है कि डेटाबेस के अंदर अक्सर औकात और या बहुत मरतबा ये होता है कि उसके अंदर डेटा की डुप्लीकेशन हो रही होती है। सेम टाइप का डेटा बार बार हमारे पास क्या है कि रिपीट हो रहा होता है। तो ये उस रिपीटिशन की वजह से, रिपीटिशन ऑफ डेटा की वजह से हमारे पास काफ़ी सारा इशू पैदा होना शुरू हो जाता है। उस जो रिपीटेड डेटा होता है, उस रिपीटेड डेटा की वजह से हमारे पास और तरह के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं एनोमलीज इन डेटाबेस। तो अनोमलीज हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक इंसर्शन अनोमली होती है, एक क्रिएशन अनोमली होती है, सॉरी एक इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। तीन तरह की हमारे पास अनोमलीज हैं। कौन कौन सी हैं? इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। अनोमली क्या चीज़ है कि जैसे अब इंसर्शन अनोमली की हम बात करें तो ये वो इश्यू होंगे जिस वक्त हम डेटा को इंसर्ट करने जा रहे हैं तो उस वक्त हमारे सामने कोई इश्यूज़ आएंगे। अभी इश्यूज़ हैं कौन से, इसको आगे चलकर अभी हम देखते हैं। फिर उसके बाद अपडेशन अनोमली है। अपडेशन अनोमली हमारे पास क्या चीज़ है कि ये वो इश्यूज़ हैं, ये वो प्रॉब्लम्स होंगी कि जो कि हमारे पास किस वक्त हमारे सामने आएंगी जिस वक्त हम किसी डेटा को टेबल के अंदर अपडेट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। और डिलीशन अनोमली हमारे पास वो इश्यूज़ होंगे, वो एरर्स होंगे कि जिस वक्त हम किसी डेटा को हम डिलीट करने जा रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास वो क्या है कि डिलीशन के दौरान मसला पैदा शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करते जाएंगे साथ साथ। तो ये कंटेंट्स हैं आज के। डीबी नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या है? नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास कैसे नॉर्मलाइजेशन की जाती है, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। अब ये नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या है इसको भी हम देखते हैं। ठीक हो गया। तो अब डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या है कि ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, उसको अगर कोई ख़राब भी है आपका जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है कि आपके पास टेबल, मल्टीपल टेबल आपके पास डेटाबेस में बने हुए हैं और वो टेबल्स आपने आपस में लिंक किए हुए हैं। उन टेबल्स का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने गलत बनाया हुआ है तो उसका सोल्यूशन क्या है कि डेटाबेस को आप लोगों ने नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि आप उसका स्ट्रक्चर को अब आप ठीक करने जा रहे हो। उनके दरमियान टेबल्स के जो रिलेशनशिप आपने बनाए हुए हैं उनको आप करेक्ट करने जा रहे हो। ठीक हो गया। अगर उन टेबल्स के अंदर कोई डेटा की डुप्लीकेशन हो रही है उसको भी आप कम करने जा रहे हो, रिड्यूस करने जा रहे हो। ठीक हो गया। एक और चीज़ जो आप नॉर्मलाइजेशन के अंदर करते हैं वो ये हो सकता है कि आपने कोई ऐसा टेबल बना दिया है या ऐसे टेबल्स आप लोगों ने बना दिए हैं कि जिनके अंदर जो कॉलम्स हैं वो आप लोग सही नहीं रखे हुए। सही से मुराद ये है कि अब जैसे कि एक ही टेबल के अंदर आप लोगों ने दो एंटिटीज़ के कॉलम को मर्ज कर दिया, मतलब आपने टेबल बना दिया तो उसके अंदर स्टूडेंट का डेटा भी आ गया और साथ में आप लोगों ने टीचर्स का डेटा भी साथ में ऐड कर दिया। तो दो डिफरेंट एंटिटीज़ का डेटा आपने एक ही टेबल के अंदर आपने इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये भी एक मसला है। इस मसले को भी हल करने का सलूशन हमारे पास क्या है कि हमने उस डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने का तरीकाकार बेसिकली ये होता है कि हमें खुद से सोचना पड़ता है। जस्ट वी हैव बेसिकली टू थिंक अबाउट द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल्स। ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू लुक ऑन द टेबल्स, then we analyze the data, then we analyze the structure and then we decompose that structure। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम उस टेबल्स को, उस डेटा को देखते हैं, पहले स्टेप में देखते हैं, उसके ऊपर हम सोचते हैं कि इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या ये डेटा ठीक लिखा हुआ है, क्या गलत लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली आपकी लॉजिकल थॉट के ऊपर नॉर्मलाइजेशन होती है। इसके कुछ स्टेप्स भी हैं, ज़रूरी हैं, वो भी, उनको भी हमने लाजमी देखना है। उन स्टेप्स को हम साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन बेसिकली ये आपके अपने क्या है कि लॉजिकल थॉट्स की समझ लेंगे, एक तरह से ये गेम है। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर होता है एक्चुअली क्या है। पहला चीज़ बता दी कि इसके अंदर क्या होगा, एरर्स रिमूव होंगे। पहला पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए कि बेसिकली वी ट्राई टू रिमूव डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स सच एज एनोमलीज, डेटा डुप्लीकेशन, डेटा रिडंडेंसी। डेटा डुप्लीकेशन एंड डेटा रिडंडेंसी आर द सेम थिंग्स। ये एक ही चीज़ है, रिडंडेंसी और डुप्लीकेशन दोनों एक ही चीज़ है। ये चीज़ हम उसमें से ख़त्म करते हैं। अब अगला पॉइंट, हाउ बेसिकली वी अचीव दिस। हम ये चीज़ अचीव कैसे करते हैं? वी अचीव दिस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द टेबल्स। कि वो जो टेबल्स हैं उनको हम डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मीन्स कि उन टेबल्स को हम तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन।
वी बेसिकली डू द ब्रेक डाउन ऑफ आवर टेबल्स, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोसेस वी अचीव द नॉर्मल फॉर्म, ठीक हो गया। हमें क्या करना होता है कि हमें वो जो फॉल्टी टेबल होता है, ऐसा टेबल जिसके अंदर कोई इशू है, उस टेबल को हमने छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ना होता है। अब ये तोड़ेंगे, अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किया कि उन टेबल्स को हम तोड़ देंगे, आखिरकार किसी रूल के तहत तोड़ेंगे ना, किसी वजह के तहत तोड़ेंगे। तो वो रीजंस अभी हम देखने वाले हैं। ये चीज़ें बहरहाल आप लोगों के माइंड में साथ साथ आप लोगों ने याद रखनी है। टेबल्स को तोड़ना है हमने बेसिकली, और वो टेबल्स जो टूटेंगे वो किसी रूल के तहत टूटेंगे। वो रूल कौन से हैं अभी उनको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है ये किसी भी टाइप की डेटाबेस के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। कोई भी रिलेशनल डेटाबेस अगर आपके पास है, रिलेशनल डेटाबेस कौन सी डेटाबेस होती है? ऐसी डेटाबेस होती है जिसके अंदर जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। ये भी वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, टेबल्स को रिलेशन भी कहा जाता है। तो ऐसी डेटाबेस जिसके अंदर टेबल्स होते हैं, और वो टेबल्स आपस में मोस्टली क्या होते हैं कि लिंक्ड होते हैं थ्रू द प्राइमरी एंड अ फॉरेन की, उसके थ्रू एक दूसरे के साथ वो लिंक्ड होते हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का स्टेप है, ये हमारे पास मुख्तलिफ डेटाबेसेस के ऊपर हम कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ग्री एसक्यूएल है, ये भी एक डेटाबेस सिस्टम है। माई एसक्यूएल जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी डेटाबेस सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल भी डेटाबेस सिस्टम है। इसी तरीके से ओरेकल भी बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है डेटाबेस की। आजकल माई एसक्यूएल को ओन भी ओरेकल कर रहा है, माई एसक्यूएल को ओन कर रहा है, ओरेकल ओन कर रहा है। इसी तरीके मैंगो, इसी तरीके सॉरी और भी रिलेशनल डेटाबेसेस हैं हमारे पास। क्या है कि रिलेशनल डेटाबेसेस के अलावा भी डेटाबेसेस होती हैं जिनके अंदर रिलेशनल डेटा नहीं होता, जैसा कि आपके पास फायरबेस है, वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। मैंगो डीबी है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है कि रिलेशनल डेटाबेसेस नहीं है। हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होती हैं, नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेसेस। चलें इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, हमारे इस टॉपिक का फिलहाल अभी ये पार्ट नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, तो आगे चलते हैं अब हम। To perform the normalization process, you start with rough idea of the data what you want to store and apply certain rules to it in order to get into a more efficient form. तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि रफ सा आइडिया आपके पास होता है डेटा का। समझ लें कि आपने एक रफ सा टेबल बनाया हुआ है, वो आपको दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि उसको नॉर्मलाइज करें। तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे उस टेबल के ऊपर, उस डेटा के ऊपर आप लोग अप्लाई करेंगे। तो आपके पास एक क्या बन के आ जाएगी? आपके पास एक एफिशिएंट फॉर्म ऑफ द टेबल, एफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डेटा आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे रीजंस बताए गए हैं वाई नॉर्मलाइज अ डेटाबेस और अ टेबल। हम टेबल्स को या डेटाबेस को हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं? दैट्स सो वाई वुड एनीवन वांट टू नॉर्मलाइज द डेटाबेस, मतलब हम क्यों, कोई इंसान या कोई डेवलपर किस वजह से वो नॉर्मलाइजेशन की जानिब जाता है? तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर ये दिए हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि हम डेटाबेस को मोर एफिशिएंट बना सकें। एफिशिएंट मींस, अब डेटाबेस का एफिशिएंट होने का मतलब क्या है? एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि वो जो डेटा स्टोर पड़ा है वो फास्टली एक तो उसके अंदर इंसर्ट हो सके, जो यूज़र उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं वो तेज़ी से उसके अंदर स्टोर हो सके, और जो यूज़र्स उसमें से डेटा को फैच कर रहे हैं, मींस फैच मींस रिट्रीव कर रहे हैं या उसमें से वो गेट कर रहे हैं, तो उनको वो डेटा फ़ौरन ही मिल जाए, उसमें डिले वगैरह ना आए। अक्सर औकात ये होता है कि डेटाबेस एफिशिएंटली डिज़ाइंड नहीं होती, तो उसमें से डेटा जो है वो टाइम से नहीं आ पा रहा होता, स्ट्रक्चर गलत होता है। जब स्ट्रक्चर गलत होगा तो डेटा एफिशिएंटली इंसर्ट भी नहीं हो पाएगा, अपडेट भी नहीं हो पाएगा, डिलीट भी नहीं हो पाएगा। प्रिवेंट द सेम डेटा फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड इन मोर देन वन प्लेस। इंसर्शन अनोमली, अब देखें इंसर्शन अनोमली क्या है? इंसर्शन अनोमली ये वो इशू है जिस वक्त आप इंसर्ट करने जाओगे तो अक्सर गलती ये हो जाती है कि अगर डेटाबेस नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो सेम टाइप का डेटा, एक रिकॉर्ड आपने एंटर अभी फर्ज करें कर लिया किसी स्टूडेंट का, तो दोबारा वही सेम रिकॉर्ड आपने डेटाबेस में दोबारा एंटर कर रहे हो और डेटाबेस आपको इस चीज़ से रोक भी नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि आपके टेबल में, आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्शन अनोमली है कि सेम रिकॉर्ड, सेम स्टूडेंट का सेम रिकॉर्ड विद सेम रोल नंबर, सेम आईडी, हर चीज़ एज इट इज़ आ रही है, और उसके बावजूद भी क्या है कि रिकॉर्ड उसका सेव हो रहा है। जी बाबर। सर आपकी आवाज कट रही है सर, बार बार ना, सही आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सेकंड, अब ठीक है? एक सेकंड मुझे चेक आपके करना। दरमियान में सर मसला कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, अब ठीक है?
ये कभी कभी कटने लग जाती है सर। वो बस थोड़ा बहुत मैं नेट इशू कर रहा होगा किसी तरफ, लेकिन चल तो नेट तो ठीक जी है। सर। चलो बहरहाल देखते हैं इसको। जी सर। अपडेशन अनोमली हमारे पास आ सकती है टेबल्स के अंदर कि आपने कोई डेटा को अपडेट करना है, तो कुछ डेटा तो अपडेट हो जाएगा और कुछ डेटा जो है वो अपडेट नहीं हो पा रहा होगा। मतलब कुछ डेटा सेट अपडेट आपने कर दिए, कुछ रोज़ आपकी अपडेट हो गई और कुछ रोज़ अपडेट नहीं हुई। इसी तरीके डिलीशन अनोमली क्या है कि जब आप डेटा को डिलीट करने जाओगे तो डिलीट आपने कुछ डेटा करना है, उसके साथ कुछ और डेटा भी लॉस हो जाएगा। मतलब एक स्टूडेंट का फर्ज करें रिकॉर्ड आप डिलीट कर रहे हो, तो उसके साथ कुछ और का रिकॉर्ड भी डिलीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंश्योर द डेटा इज़ एक्यूरेट, कि आप चाहते हो कि जो डेटा मेरा स्टोर पड़ा है वो एक्यूरेट हो, मतलब उसमें कोई क्या है कि गलती के चांसेस ना हो। तो फिर भी आप लोग क्या करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करते हैं। स्टोरेज स्पेस को भी ये क्या है कि प्रिजर्व करता है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस आपकी ज़ाया ना हो डेटाबेस के अंदर, एक्स्ट्रा मेमोरी आपकी ज़ाया ना हो टेबल्स के अंदर। उस चीज़ के लिए भी क्यूरीज जो है वो जितनी फास्टली एग्जीक्यूट हो सकें, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो उसके लिए आपकी डेटाबेस को प्रॉपरली नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अगर आपकी डेटाबेस नॉर्मलाइज्ड नहीं होगी तो क्यूरीज स्लोली चलेंगी। अब देखें, अगर आपके पास डेटा थोड़ा सा है, चंद एक रिकॉर्ड्स हैं, 100 रिकॉर्ड्स हैं, या लेट्स से 500 रिकॉर्ड्स हैं टेबल्स के अंदर, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई हुई ना तो कोई मेरे ख्याल से उसकी स्पीड के ऊपर इतना इशू नहीं आएगा। लेकिन जिस वक्त आपके पास रिकॉर्ड्स बढ़ जाएंगे, लेट्स से दैट के रिकॉर्ड्स आपके पास 10,000 तक चले जाते हैं, 1000 तक चले जाते हैं, उस वक्त जिस वक्त आप लोग क्यूरी चलाओगे तो रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा स्लोली आपके पास आएंगे। और यूज़र आके आपके पास एक यूज़र तो है नहीं, आपके पास यूज़र भी थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हो सकते हैं। क्यूरीज स्लो चल रही हैं, डेटाबेस से डेटा स्लोली आ रहा है, तो कितना ज़्यादा मसाइल जो है ना वो आप लोगों के लिए पैदा हो जाएंगे। इसलिए तो आपके सामने की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं ये बहुत स्लोली काम कर रही है।